हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, पहले तो हम लोग जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न है उसको मैं पहले दूर करूं। पहला कन्फ्यूज़न आप लोग को है कि सर सिलेबस का जो वीडियो है उस सिलेबस के वीडियो में हमें डायरेक्टली पूछे तो आप लोग ये पूछ रहे हो हमसे कि क्या कि मतलब कि जो जियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हाफ सिलेबस पढ़ना है या फुल सिलेबस पढ़ना है। वैसे तो मैं सिलेबस का वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग का उसमें भी उस वीडियो को देखने के बाद भी कन्फ्यूज़न है कि उसमें से पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा या हाफ हाफ से काम चल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि हाफ से काम नहीं चलने वाला है। मैं अभी लगभग लगातार 2 से 3 वीडियोज़ में लगातार बोलते आ रहा हूँ कि आपको मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल टर्म 1 में पूछा था वो सभी चैप्टर से पूछा था, तो सब्जेक्टिव भी सभी चैप्टर से पूछेगा। समझ में आ गया? अभी आपको सभी कुछ को पढ़ना होगा। तो मैं लगभग ये मेरा चैप्टर ज़्यादा दिन तक नहीं, 4 से 5 दिन और चलेगा। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दोनों टाइम मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। आप लोग रफ्तार की तरह इसकी तैयारी करो एंड बाद में इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और PDF नोट के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप सभी पर आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, ठीक है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि भूमिगत जल, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा, भूमिगत जल क्या है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइज? अंडरग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। पहली सवाल हमारे पास है, भूमिगत जल विज्ञान से आप क्या समझते हो? मतलब कि जो भूमिगत जल विज्ञान से मैं आपको मोटा मोटी ऐसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, पृथ्वी गोलाकार आकृति का है। कैसा आकृति का है? गोलाकार। इसमें आप सभी को पता है, कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर इसका 3 परत है। क्या कहते हैं? 3 परत है। समझ में आ गया? इन तीनों परतों में जो अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जैसे हम क्या किए कि ऊपर पट्टी पे है, कुआं खोदे और नीचे अंडरग्राउंड क्या निकला? वाटर निकला। तो इसी को क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे, यानी कि भूमिगत जल बोलेंगे, ठीक है। तो समझना है पहले कॉन्सेप्ट आपको, उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। तो मैं चलिए पढ़ते पढ़ते आपको समझाता चलता हूँ कि धरातल पर आने पर वर्षा का जल सर्वाधिक भाग या तो भूपृष्ठ की ढाल की ओर बह जाता है, और या जाकर जैसे मान लीजिए कि पानी बरसा तो धरती के धरातल पर जमा हुआ, एंड उस पे जमा होने के बाद ढाल क्षेत्रों में जाते जाते वो किस चीज़ में मिलता है? तो उस नदी में होते हुए तो समुद्र तक चला जाता है। इतना कंप्लीट हो गया। तथा इसका कुछ भाग तालाब के रूप में मतलब जमा हो जाता है, झील में आ जाता है स्थलीय भाग। और ऐसा भी होता है कि ज़्यादा पानी आने से नदी में बाढ़ आ गया है ना, नदी में बाढ़ आ गया तो बाढ़ तो समुद्र में ही जाएगा। एंड पोखर, तालाब, कुआं, नाला जितना भी होता है सभी कुछ भर जाता है। और ढाल क्षेत्र मतलब सबका जो लास्ट फेज है सभी समुंदर है। तो देखिए इसी बात को है कि कुछ स्थलीय भाग में रुक जाता है, कुछ उसी में सोख जाता है, ऐसा भी होता है। इसे वाह जल, रन ऑफ वाटर कहते हैं। रन ऑफ वाटर किसे बोलेंगे? कि जो दौड़ते रह रहा है पानी, जैसे ढाल क्षेत्रों में रह रहा है तो पानी कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। तो उसी में आगे के कुछ भाग प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। ऐसा भी होता है कि जहाँ पानी बरस गया तो पानी बरसता है तो धरती पे जमा होता है, जैसे तालाब, कुआं, नदी में भी होता है। तो ऐसा होता है कि जब धूप उगता है, तो वो क्या होता है? वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाते हैं। यही जल वर्षा के रूप में पुनः धरती पर बरसते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पानी बरसता है, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार धरती पर पानी बरसता है तो आसमान में पानी का खंडहर होगा, भरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। 8 ग्रह है, 8 ग्रह पे सब पानी सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? पानी का महत्व। एंड पानी पाया जाता है आपको पृथ्वी पे, और पृथ्वी पर जो वर्षा का पानी होता है वही वर्षा का पानी क्या होता है कि वही जो वर्षा का पानी है, वही वर्षा का पानी जब धरती पे बरसता है, वर्षा होती है, तो कुआं, तालाब, नहर, नाला या जमीन पे ही कहीं जमा होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाके संघनन प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल का निर्माण करता है, और बादल बन के इसमें छोटे छोटे बूंद बन के और फिर धरती पे पानी के जैसे बरसते हैं। तो ये हो गया आपका भूमिगत जल। अब हम लोग को मेन चीज़ क्या पढ़ना था? भूमिगत जल। तो देखिए ऊपर हम लोग देखिए कि वापस तो आ जाता है वाष्पीकृत होकर वापस। आगे देखिए कुछ भाग जो है रंध्रों, यानी कि जो पत्ती का जो रंध्र होता है ना, रंध्र, उसे संधि जहाँ ज्वाइंटर होता है, दरार से होकर अंतः स्पंदित हो जाता है। मतलब कि ऐसा भी होता है कि अगर वाष्पीकृत ना हो तो भी पानी कहीं ना कहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? आप देख सकते हो यहाँ पे रंध्र, संधि, अन्य दरार से होकर अंतः स्पंदित, यानी कि इनफिल्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद
झीलों और हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न जल का एक अंश भी अंतः स्पंदित होता है। अब जैसे पानी हो गया तो पानी उत्पन्न हिमनदी से भी हो सकता है। वह आकाशीय जल जिसको क्या कहते हैं, मेटेओरिक वाटर कहते हैं, भूसतह के नीचे सैलों के रंध्रों एवं दरारों में संचित हो जाता है। अब देखिए ऐसा भी होता है कि जो धरती के नीचे तो सैल पाया जाता है, आपको इतना कंप्लीट है। अब वो क्या कहता है कि उसमें भी रंध्र होता है, पत्थर में भी छिद्र होते हैं, उसमें भी ज्वाइंटर होते हैं, तो क्या होते हैं वहाँ पे उसमें संचयित हो जाते हैं। इस जल को भौम जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर चट्टानों में पानी जमा होता है एंड धरती के नीचे जाकर जमा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, भौम जल। यानी कि जितने भी वाटर सोर्स आपको अभी मिला कि पानी कहाँ से धरती पे आता है, और वो पानी धरती के नीचे जो सेल हो गया, भू सतह के नीचे वाले वाटर को भौम सेल बोलेंगे। एकदम कंप्लीट रखो, ठीक है। नए एनर्जी जोश के साथ पढ़ो, जितना एनर्जी के साथ मैं पढ़ रहा हूँ ना उतना एनर्जी के साथ अगर तुम लोग इसके पीडीएफ पा लोगे मेरे पास से एंड उसको इतना कस के बोल दोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसी के साथ इसमें अवसादन के समय परिबद्ध सजात जल जिसको कॉन्नेक्ट वाटर कहते हैं तथा आग्नेय सक्रियता के फलस्वरूप मैग्मस जल भी मिल जाते हैं। कंप्लीट, आई होप दैट आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा। एंड हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है कि किसी स्थान विशेष में भूमिगत जल की मात्रा वहाँ के जलवायु, स्थलाकृति और सैलों की पारगम्यता, ठीक है, और रंध्रता पर निर्भर करती है। भूमिगत जल की सिंचाई इत्यादि के लिए उपयोगी है। अब देखिए जो भूमिगत जल है उसका उपयोग पहले क्या है ना, तो भूमिगत जल जो होता है उसका उपयोग क्या है, तो भूमिगत जल का उपयोग हम लोग मुख्यतः सिंचाई में वर्क करते हैं। जैसे कुआं खोद दिए, डीप बोरिंग हो गया, जितना भी बोरर होता है ना, डीप बोरिंग अंडरग्राउंड हम लोग जैसे कि धरती को खुदाई करके पानी निकालते हैं, तो वो सब कहाँ हम लोग करते हैं कि सिंचाई के लिए ही करते हैं, जो घर में हमारा दैनिक उपयोग है उसके लिए करते हैं। अब उपयोगिता जो है ना इसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता है, घर में उपयोग भी ज़्यादा है। सो कुआं के तो अब उतना महत्व नहीं रहा, बट अभी बोर आ गया है, बोर, ठीक है ना, तो उसका उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जो कि भूमिगत जल ही होता है। भूमिगत जल के विस्तृत अध्ययन को भूमिगत जल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस विज्ञान में हम लोग भूमिगत जल को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे उसे क्या बोलेंगे, भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले भूमिगत जल विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है, जल स्तर। क्या पढ़ना है गाइज, द जल स्तर। देखिए जल स्तर में क्या है कि गहराई पर सैलों में उपस्थित समस्त रंध्र एवं दरारें जल संतृप्त रहते हैं। क्या रहते हैं, जल संतृप्त रहते हैं। गहराई में जितने भी चट्टान हैं उसमें उपस्थित जितने भी रंध्र हैं और जितने भी दरारें हैं जल संतृप्त रहते हैं। इस संतृप्त भाग को संतृप्त मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आना चाहिए पहले कि मान लीजिए एक चट्टान है, इस चट्टान में जितने भी छोटे छोटे दरारें हैं, एंड जितने भी ऐसे कट ऑफ लगा रहता है ना, किसी भी चट्टान में से कट ऑफ लगा रहता है तो उसे दरार कहते हैं। जितने भी दरारें हैं ये जल से संतृप्त होते हैं और इसी संतृप्त भागों को हम लोग एक साथ संतृप्त मंडल बोल सकते हैं। कंप्लीट, चलिए ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे संतृप्त मंडल तो हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, संतृप्त मंडल, संतृप्त भाग की ऊपर की सतह को जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं कि अभी आपको पता चला कि चट्टानों के नीचे जितने भी छिद्र और ये दरार हैं उन सभी को क्या कहें, संतृप्त मंडल बोले, ठीक है। अब जो उस चट्टान के ऊपर जो वाटर पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग जल स्तर, वाटर लेवल कहते हैं। यहाँ पे टेबल लिखा है जो कि गलत है, वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है। जल स्तर के ऊपर वाले भाग को वातन मंडल कहते हैं और ये वातन मंडल थोड़ा सा आपको गर्म मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही जल वाले एरिया में चल जाएगा तो आपको ठंडी मिलेगा। जैसे होता है, ये है कि मेरे यहाँ एक कुआं के मतलब खुदाई हो रहा था, ठीक है, तो उसमें हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, एक्सपेरिमेंटल जो कि हम लोगों के साथ हुआ है। तो एक कुआं खुदाया, ठीक है, तो हुआ क्या कि जब जैसे ही कुआं खुदाने लगा तो क्या हुआ कि इधर इधर आते आते तक थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ। उसके बाद जैसे ही अंदर में गया तो जल स्तर पे हम लोग गए तो वहाँ पे ठंडक का महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोग सोचे कि और पानी निकलेगा, सो यहाँ पे चट्टान मिल गया। क्या मिल गया, ये सब चट्टानों से भरा पड़ा था। चट्टान अब वैसा चट्टान नहीं था, सब में छिद्र था, सब में था, लेकिन उसमें भी पानी ही पानी था, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि चट्टानों के अंदर जाने से और चट्टान मिलने लगा। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे चट्टान है तो इस मंडल को क्या बोले हम लोग, संतृप्त मंडल। चट्टान के ऊपरी को क्या बोले, जल स्तर। क्या बोले,
जल स्तर बोले, एंड उसके ऊपर वाले को वातमंडल बोले। कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया होगा वातनमंडल, ठीक है। उसके बाद वातनमंडल वाले भाग के रंध्र में भी आणविक आकर्षण के कारण कुछ जल रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। आधि भौम जल इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधा भौम जल बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब भौम जल में हम लोग पहुंचे नहीं और उसके ऊपर वाले को भौम जल बोल रहे हैं। उसी के साथ वातन मंडल के ऊपरी, ठीक है, उसी के साथ वातन मंडल के ऊपरीतम भाग में मिट्टी की कुछ आर्द्रता रहती है। इस भाग को भूमि आर्द्रता कटिबंध कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर बीट कहते हैं, ठीक है। उसके साथ इस कटिबंध के नीचे के भाग को मध्यवर्ती कटिबंध कहते हैं। वातनमंडल के निम्नतम भाग में जल स्तर के ऊपर कुल जल कोशिका उन्नयन के कारण उपस्थित रहता है। इस भाग को कोशिका अंचल यानी कि सेपिलरी फ्रीनोज कहते हैं, ठीक है। आई होप दैट आपको इतना कंप्लीट हो चुका होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं भौम जल के बारे में, कि लिखा है भौम जल स्तर संतृप्त और वातन मंडल के बीच अनियमित सतह है, मतलब कि उसकी सतह को कुछ लिमिटेड नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड है। साधारणतः जल स्तर स्थलाकृति के अनुरूप होता है और वर्षा ऋतु में जल स्तर ऊपर उठता है और ग्रीष्म ऋतु में यह नीचे चला जाता है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा कि जब क्या होता है, वर्षा ऋतु में जल स्तर ऊपर उठता है, ठीक है, क्योंकि उस समय आपका बहुत सारा रीजन हो सकता है, क्योंकि ऊपर से जो बारिश होती है ना, उसके कारण आपको नदी नाला में पानी भरा पड़ा मिलेगा। भौम जल से हमको उतना मतलब नहीं रहता है, सिंचाई में भी उतना मतलब नहीं रहता है। हम लोग का भौम जल का खिंचाव कम करते हैं, लेकिन होता यह है कि गर्मी के दिनों में ऐसे तो सारा कुछ नदी नाला जितना भी तालाब पोखर है सभी सूख जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भौम जलों का शोषण बहुत स्पीड करते हैं, जैसे कुआं हो गया, है ना, बोर हो गया, तो देखिए किसी किसी बोर में जो चंपा नल होता है उसमें पानी ही कम हो जाएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में इसकी अधिकतम गहराई तक अस्थायी जल का स्तर कहते हैं, मतलब कि ऐसा भी होता है कि गर्मी के दिनों में जो कुआं कम था उसे और डीप किया जाता है ताकि गहराई में हम लोग भौम स्तर में पहुंच सके। वर्षा ऋतु में भौम जल का स्तर और अस्थायी जल के स्तर के बीच के क्षेत्र को अंतरायिक संतृप्त कटिबंध जोन ऑफ इंटरमिटेंट सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अस्थाई भौम स्तर के नीचे के भाग को संतृप्त कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको मतलब नहीं है, जो ये क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन से आपको विस्तृत आपको इसको मतलब समझ लेना है। आपको ये सब नहीं है कि भौम जल स्तर के निचले भाग संतृप्ति कटिबंध कहते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वातनमंडल के मध्यवर्ती कटिबंध में लेंस के आकार के अपारगम्य सेल की उपस्थिति के कारण जल संचित हो जाता है, ठीक है, और इस प्रकार कृत्रिम भौम जल स्तर बना रहता है। इस जल को दूषित भौम जल यानी कि परचेड और राइज्ड वाटर लेवल कहते हैं। सभी जगह टेबल लिखा है यार, काफ़ी गलत किया है, ठीक है। उसी के साथ भूमि जगत जल का परिसंचारण कैसे होता है, तो भूमिगत जल जो होता है ना अनियमित तल है, इसका कोई लिमिटेड तल नहीं है। अधिकांशतः यह क्षैतिज नहीं होता, सामान्यतः किसी दिशा में झुका होता है, ठीक है। इस प्रकार जल स्तर की ढाल की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। जो भूमिगत जल भी होता है वो भी ढाल की ओर ही जाना पसंद करता है। भूमिगत जल का प्रवाह, पहला सेलों की पारगम्यता, दूसरा जल स्तर के झुकाव तथा तीसरा जलदाब के ढाल पर निर्भर करता है। 3 चीज़ों पे निर्भर करता है भूमिगत जल का प्रवाह, मतलब कि 3 चीज़ों की मदद से ये बहता है। सेलों की पारगम्यता मतलब कि सेल में जितने भी छिद्र और दरार हैं उसमें पार हो सकता है कि नहीं जल, एंड उसके बाद जल स्तर में झुकाव है कि नहीं, मतलब कि ढाल टाइप के है कि नहीं। उसके बाद जलदाब के ढाल पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? आई होप दैट इतना कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भौम जल सेल के रंध्रों से भरा रहता है, अतः किसी सेल में उपस्थित जल की मात्रा उसकी रंध्रता पर निर्भर करेगी। किसी सेल की रंध्रता उस रंध्रों का प्रतिशत आयतन होती है। यार आप लोग एक बात सुनते हो रंध्र क्या है, क्योंकि इतने कुछ बुद्धू लोग भी होते हैं, तो रंध्र मतलब बाबू लोग छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। समझ में आ गया? ठीक है, छिद्र होता है। उसी के साथ चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। उसके बाद दिया है यहाँ पे कि आयतन पे होता है, और मिट्टी की सांद्रता 45% और बालू कास्म की सांद्रता 15% तथा ग्रेनाइट की सांद्रता 1% होती है। रंध्रों के
अंतर संबंध को ही पारगम्यता कहते हैं। सेल जिसके रंध्र संबंधित नहीं होते, मतलब कि उतना एक दूसरे से संबंधित, सेल मतलब चट्टान उसके नहीं होते हैं, तो उसकी पारगम्यता क्या होती है, कम होती है। यानी कि चट्टानों में पानी जो है कम आर पार हो सकती है। किसी सेल में पानी के प्रवाह को डार्सी के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान रहे, एक नंबरिया सवाल भी पूछ सकता है, किसी सेल में पानी के प्रवाह को किस नियम से व्यक्त किया जा सकता है, तो उसे आप बोलोगे कि सर डार्सी के नियम से व्यक्त किया जा सकता है। उसी के साथ जल के संतृप्त प्रवेश से जल संस्तरों को जल वृत्त कहते हैं, ठीक है। और जल वृत्त के जल दो स्थितियों में रहता है। जल वृत्त में जल कितनी स्थितियों में, दो स्थितियों में रहता है। उसी के साथ वे जल वृत्त जिसमें जल अत्यधिक दाब पर रहता है तथा मार्ग मिलते ही बाहर फुट निकलने की कोशिश करता है, उसे उत्सृत जल वृत्त कहते हैं। और वे जल जिनमें जल दबाव के साथ नहीं होता और स्वयं फुट निकलने की कोशिश भी नहीं करता, उसे सामान्य जलभूत कहेंगे। बेटा तू जहाँ है वहीं पे रहो, ठीक है, तो वो सामान्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ों के जल स्तर के बारे में बताया गया है। तो पहला चीज़ है साधारण कूप, वेल्स मतलब कुआं। कब से मैं बके जा रहा हूँ, अपना स्टोरी बता रहा हूँ, तो वही कुआं के बारे में। भूमि में जल स्तर के ऊपर के भाग को खोदकर अलग करने से जल प्राप्त होता है। वेरी गुड। भूमि में जल स्तर के ऊपर के भाग को खोदकर जल प्राप्त होता है। इस प्रकार साधारण खुदाई पर निर्मित गड्ढों को कुआं या कूप कहते हैं। यदि जल स्तर बहुत नीचे हो तो साधारण गड्ढे खोदकर जल प्राप्त करना कठिन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि चट्टान पड़ गया था, उस चट्टान को फिर से काट कर अंदर जाया जाता है। ऐसी स्थितियों में वे वेघन उपकरणों द्वारा छिद्र बनाकर जल प्राप्त किया जाता है। अस्थायी भौम जल स्तर एक गहरे छिद्र से हर ऋतु में जल प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी कुएं में, किसी कुआं को ही कूप बोलते हैं, तो किसी कूप या कुएं में अगर आसानी से जल निकल जाता है एंड वहाँ का जो वाटर लेवल है वो अच्छा है, तो हम सभी ऋतुओं में जल को प्राप्त कर सकते हैं। स्वतः चलित पंपों द्वारा भी जल निकाला जा सकता है, मतलब कि अपने आप चलने वाले पंप द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को निकाल सकते हैं। इन्हें नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं, नलकूप। जैसा कि मैंने चंपा नल का उदाहरण दिया, अब नलकूप जो है सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन है। ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में कुआं भी था, ठीक है। अब अगला है उत्सृत कूप। क्या है उत्सृत कूप, ये क्या होता है, यदि दो अप्रवेश्य सेलों के माध्यम से एक प्रवेश्य सेल हो तथा वे सम्मानित तथा एकनत हो, सममिनत अथवा एकनत हो, तो वह क्षेत्र से प्राप्त जल प्रवेश क्षेत्र में क्रमशः संचयित हो जाएगा। धीरे धीरे जल भूत में द्रव स्थैतिक दाब निर्मित होता है और इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में धरातल जो है से संस्तर तक गहराई में कुआं खोदा जाए तो जल स्वयं फूट निकलेगा। समझ में आ गया। और द्रव स्थैतिक दाब के अनुकूल जल फुहारे के रूप में ऊपर उठेगा। इस प्रकार के कूप को उत्सृत कूप कहते हैं। मरुस्थल में इसी प्रकार की जल स्थिति और वायु द्वारा आच्छादित पर मरु उद्यान की उत्पत्ति होती है। झरना को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि, देख लीजिए, ये समझ में आ गया। इस फिगर को आप गौर कीजिएगा एंड हमें बताइएगा कि इससे आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अब झरना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। झरना के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। भूमिगत जल के स्वमेव भू सतह के प्रकट होने की निष्पन्द और निर्मित प्रभाव जल प्रवाह को झरना कहते हैं। समझ में आ गया। क्या मैंने बोला कि भूमिगत जल के स्वमेव भू सतह पर प्रकट होने की निस्पंद यानी कि सीपेज और निर्मित प्रवाह जल प्रवाह को क्या बोलेंगे, झरना बोलेंगे। और झरना की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो झरना की उपस्थित निर्माण है उसे हर कोई जानना चाहेगा। मैं एक झरने में गया था जिसको सुखलदरी झरना बोलते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ का मेरा ब्लॉग बनाया हुआ है। अब वहाँ के नेचर को देखकर, वहाँ का जो भी स्थलाकृति है उसे देखकर आप दंग रह जाओगे, बोलोगे कि यार इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो आप जानना चाहोगे कि सुखलदरी झरना का निर्माण कैसे हुआ था। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सुखलदरी ही नहीं, सभी झरना का निर्माण इसी टाइप से होता है। पहला, भौम जल स्तर के झरने, मतलब ऐसा झरना जो जमीन के जल स्तर से बना हुआ है, इसे बोल सकते हैं ना अपने लैंग्वेज में। तो लिखा क्या है कि जल भौम जल स्तर भू सतह पर दृश्यान बनाता है, ठीक है। मतलब जल भौम जल स्तर जो होता है भू सतह पर अपना दृश्यांश बनाता है, मतलब कि देखने के योग्य बना देता है, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं को प्रतिच्छेदित करता है। तो झरना की उत्पत्ति हो गया। जैसे बात करें कि
कोई वाटर लेवल है इतना, और धरती क्या है, उस जगह पे गड्ढा टाइप का है, और उस जगह पे क्या है कि अपना दृश्य, प्राकृतिक दृश्य ऑटोमेटिक बन जाता है। प्रकृति का कोई जवाब नहीं है, बोलता है ना प्रकृति का कोई जवाब नहीं, तो दृश्यांश बनाता है, मतलब कि देखने योग्य उस जगह पे जगह बन जाए तो उसे झरना ही बोलेंगे। इस टाइप से भी एक निर्माण हो सकता है मे बी। उसके साथ संपर्क या गुरुत्व, जैसे ग्रेविटी है तो उसमें क्या है, ठीक है। तो जल प्रवेश या सेल के नीति की दिशा में सतह पर अनावृत होने से झरनों की उत्पत्ति होती है। तो ये सेकंड रीजन भी हो गया। अगला है संरचनात्मक झरना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वाटरफॉल। समुचित स्थितियों में भ्रंश तलों पर प्रवेश से जल में एकत्रित जल झरने के रूप में फूट पड़ता है। ऐसा भी होता है किसी चीज़ का हम लोग संरचना उस झरने को कर सकते हैं कि बड़े से कहीं वाटर को हम लोग स्टोर करके और उसको झरना के रूप में बहा सकते हैं। नंबर 4 पे दिया है चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में कार्स्ट जो होता है ना, चैनल धरातल पर प्रकट होने की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, झरना ही बोलेंगे। उत्सृत जल भृत स्थितियों में ऊपराश्रयित शैलों के भार से अधिक द्रव स्थैतिक दाब होने पर स्वतः ही फूट निकलता है। कंप्लीट हो गया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए कि पहली चीज़ को भूमिगत जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, इसको पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि भूमिगत जल में क्या क्या होता है, उन सभी चीज़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जाने, महत्व के बारे में। एंड अगली चीज़ को जाने कि कुआं जिसको कूप कहे। उसके बाद हम लोग जाने झरना। सो अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट आया था तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगा थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, कि नहीं अगले वीडियो में, ठीक है। उसका मैं एक स्मॉल सा छोटा सा वीडियो बनाता हूँ एंड उसमें मैं कमेंट का रिप्लाई आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, इसी तरीके से आप लोग और भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित कुमार, योर जियोलॉजी टीचर। वेल डन।